जोजो टीवी। लालची बिल्ली। काकू सुनार के घर में यूं तो बहुत सारे जानवर थे। एक तोता था, एक बिल्ली थी, एक कुत्ता था और एक गधा भी था। 2-3 बकरियां भी काकू सुनार ने रखी हुई थी, मगर सबसे प्यारी उसे अपनी बिल्ली थी। वो सुबह शाम बिल्ली को दूध पिलाता था। बिल्ली दूध पी पी कर बहुत मोटी तगड़ी हो चुकी थी, मगर उसका स्वभाव बहुत लालची था। अपना खाना पीना करने के बाद भी वो बाकी जानवरों की थाली में हमेशा देखती और कुछ न कुछ खाने की हमेशा कोशिश करती। एक दिन उसे तोते ने कहा, अरे अरे बस करो, मेरी सारी मिर्चें तुम ही खा जाओगी क्या? कितना दूध पीती हो, दिल नहीं भरता तुम्हारा? तुम्हें कोई पूछता तक नहीं तोते। लाला जी सिर्फ मुझे चाहते हैं, अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो नौकर देते हैं। बिल्ली को इस बात का बहुत घमंड था कि लाला उसे बहुत प्यार करता है। एक दिन उसने बकरी का खाना चुराकर खाना शुरू कर दिया। अगले दिन उसने तोते का खाना चुराया। उसका वजन अब 2 गुना बढ़ चुका था। लाला बहुत परेशान था। एक दिन लाला ने डॉक्टर को बुलाया और पूछा, डॉक्टर साहब, मेरी बिल्ली का वजन बढ़ता ही जा रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? तभी लाला जी की पत्नी घर के अंदर से आती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है ये बिल्ली सबका खाना खा जाती है। कभी यहाँ खड़ी मिलती है तो कभी वहाँ। इन्होंने तो इसे सर पर चढ़ा रखा है। ये बहुत लालची है, आप जरा इसकी जांच तो कीजिए। डॉक्टर जांच करते हैं और बिल्ली के ज्यादा खुराक लेने के कारण वो मोटी हो रही है, ये बात वो लाला जी को बताते हैं। तो क्या इन सभी बकरियों का खाना ये खा जाती है? ये तो बहुत गलत बात है। तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम्हें तो मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ, दूध भी पिलाता हूँ। ये गलत किया तुमने। बिल्ली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी लाला जी की पत्नी उससे कहती है, सुनरी, तू इतनी खूबसूरत है इसीलिए हमारे घर में है, मगर तेरा व्यवहार बहुत ही कपटी है। अपने लालच को छोड़ और सबके साथ मिलकर रहे। जैसा भूख लगे वैसा खा, नहीं तो बीमार भी पड़ेगी और जान से हाथ धोना पड़ेगा, समझ गई? बिल्ली अपनी गलती समझ चुकी थी। अब वो चुपचाप जाकर लाला जी के पैरों के पास बैठ जाती है और कहती है, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी लाला जी, मैं वादा करती हूँ। लाला जी खड़े हो जाते हैं और सभी पशु पक्षियों को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और कहते हैं, मैं सबसे बराबर का प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्ली ही मुझे पसंद है, तुम सब मुझे बहुत प्यारे हो। ऐसा कहकर लाला और उसकी पत्नी घर के अंदर चले जाते हैं और बिल्ली सबसे माफी मांगती है और खुशी खुशी सबके साथ रहने लगती है। एक गांव में बिस्तू नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास घर के नाम पर एक बांस की बनी झोपड़ी थी। वो जंगल से बांस काट काट कर लाता और शहर में जाकर एक फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री में बेच दिया करता था। एक दिन जब वो शहर से गांव बांस बेच कर आ रहा था, तभी उसने बस में 2 लोगों को बात करते हुए सुना कि सरकार लोगों को अपना काम खोलने के लिए लोन दे रही है। वो अगले दिन सीधा गांव के बैंक में गया और उसने वहां पर बैंक मैनेजर से कहा, सर, मैंने सुना है कि सरकार लोगों को अपना काम खोलने के लिए लोन दे रही है। मैं बांस के बहुत अच्छे फर्नीचर बनाना जानता हूँ, क्या मुझे लोन मिल सकता है? हाँ हाँ, जरूर मिल सकता है। सरकार की सारी सुविधाएं आप लोगों के लिए ही तो है। आप एक काम करो, ये फॉर्म भरवा लो और जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर दो। बिस्तु गांव के मुखिया से जाकर वो फॉर्म भरवा देता है और गांव का मुखिया उसका लोन लेने में पूरी मदद करता है। बैंक से लोन लेकर बिस्तु अपने घर के पास ही फर्नीचर बनाने का काम शुरू कर देता है। वो बड़ी ही मेहनत से जंगल से बांस काट कर लाता और अच्छा फर्नीचर बनाता था, लेकिन उसके हाथ के बनाए फर्नीचर की लागत शहर में मशीन से बनाए फर्नीचर से बहुत ज्यादा थी। इसकी वजह से उसका फर्नीचर बहुत कम बिक रहा था। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गया। बैंक का लोन चुकाने की चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक दिन जब इसी चिंता में डूबा हुआ वो जंगल से बांस काट कर आ रहा था, तभी उसने किसी जानवर के रोने की आवाज सुनी। उसने नदी किनारे जाकर देखा
तो एक कुत्ते का छोटा सा पिल्ला जल में फंसा हुआ था। बिस्तु ने तुरंत एक बांस आगे किया और उस कुत्ते के बाहर निकाल दिया। जैसे ही वो पिल्ला बाहर आया तो बिस्तु देखकर हैरान हो गया। वो पिल्ला तुरंत एक देव में बदल चुका था, जो देव सोने की तरह चमक रहा था। बिस्तु ने उन देव को प्रणाम किया। बिस्तु को हैरान देखकर उस देव ने उससे कहा, हे वत्स, मैं एक श्राप से श्रापित था। तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जिस बांस से तुमने मुझे निकाला है, ये बांस तुम्हारा बहुत फायदा कराएगा। जाओ वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वो देव वहाँ से गायब हो जाते हैं और बिस्तु उस बांस को अपने गट्ठर में दोबारा बांधकर अपने घर आ जाता है और उस गट्ठर को अपनी फैक्ट्री में रखकर मन ही मन सोचने लगता है, न जाने क्या आशीर्वाद दिया है उस देव ने। ये भला बांस मेरा क्या फायदा करेगा। मेरे पास तो ऐसे बांस बहुत सारे जमा हैं। यही सोचता सोचता बिस्तु सो जाता है, लेकिन वो सुबह उठकर अपनी फैक्ट्री को देखकर हैरान हो जाता है। उसकी पूरी फैक्ट्री और घर सोने की तरह चमक रहा था। वो फैक्ट्री के अंदर जाकर देखता है तो उसका पूरा फर्नीचर सोने का बन चुका था। लगता है ये देव का ही चमत्कार है। क्यों ना मैं सारा फर्नीचर जाकर शहर जाकर बेचूं। ये गोल्डन कलर देखकर तो शहर में मेरा फर्नीचर हाथों हाथ बिक जाएगा। तो जैसे ही अपना फर्नीचर लादकर शहर पहुंचा, तभी अचानक एक सुनार की नजर उसके फर्नीचर पर पड़ी। अरे भाया, ये सोना कहाँ लेकर जा रहे हो? इधर लाओ इधर। क्या कहा, सोना? हाँ भाया, ये सोना है, सोना। और वो सुनार उससे सारा सोना खरीद लेता है। बिस्तु को बहुत पैसे मिलते हैं और अब सोने के बांस के घर की वजह से बिस्तु की किस्मत चमक चुकी थी। बिस्तु ने उस देव का धन्यवाद किया और अपने परिवार के साथ सुखी सुखी रहने लगा। बातूनी खरगोश और ऊदबिलाव। एक जंगल में घने पेड़ों के बीचों बीच काफी सारे खरगोश रहते थे। वे सभी आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की सहायता भी करते थे। एक खरगोश ने कहा, अरे चलो 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 उस खेत में जाकर गाजर खाते हैं। अरे रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ, सब मिलकर चलते हैं। लेकिन वहीं एक पेड़ के कोटर में एक बातूनी खरगोश भी रहता था। एक दिन बातूनी खरगोश ने कहा, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग खेत में गाजर खाने जा रहे हैं। तुम लोग तो बेवकूफ हो, भला गाजरे खाने भी कोई खेत में जाता है? भाई मैं तो ऑनलाइन ही घर पर ही गाजरे मंगवा लिया करता हूँ, वो भी सीधा खेत से। सभी खरगोश उसकी इस बात पर मन ही मन हंसने लगते हैं कि भला जंगल में ऑनलाइन गाजर भला कैसे आ सकती है। सभी खरगोशों को हंसता देखकर पास के तालाब में रहने वाला ऊदबिलाव बोलने लगा, अरे क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? खरगोश ने ऊदबिलाव को सारी बात बताई तो ऊदबिलाव ने उस खरगोश को सबक सिखाने की ठान ली और उसने खरगोश के पास आकर कहा कि वो पास के तालाब में बत्तख पकड़ने के लिए जा रहा है। यह बात सुनकर खरगोश ने कहा, क्या कहा, बत्तख पकड़ने? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तो चुटकियों में बत्तख को पकड़ लेता हूँ। उसकी बात सुनकर ऊदबिलाव मन ही मन हंसने लगा और उसे लेकर तालाब के पास चला गया। तालाब के पास जाते ही ऊदबिलाव पानी में डूबकर बत्तख के पास आने का इंतजार करने लगा। उसे देखकर खरगोश ने भी पास पड़े एक बांस को उठाया और उसे अपने नाक से बांध लिया। पानी के अंदर छुप गया। उसकी हरकत देखकर ऊदबिलाव हंसने लगा। तभी वहाँ कुछ बत्तखें आईं और खरगोश वाले बांस को उठाकर उड़ने लगीं। नाक से बंधा होने के कारण खरगोश भी बांस के साथ पानी से बाहर आ गया और चिल्लाने लगा, अरे बचाओ बचाओ, मैं उड़ रहा हूँ, क्या हुआ? बत्तखें खरगोश को लेकर तालाब से बाहर आ गईं। पक 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 पक, बड़ा आया था हमें पकड़ने वाला, चलो इसे हवा से जमीन पर फेंक दो। बत्तखों ने खरगोश को ऊंचाई से जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही खरगोश को काफी चोटें आईं।
हे राम, मैं तो मर गया। यह सब देखकर ऊद बिलाव पानी से बाहर निकला और जोर जोर से हंसने लगा। क्यों खरगोश मियाँ, तुम क्या ऐसे ही बत्तखें पकड़ते हो? मेरी तौबा, मेरे पाप की तौबा, मैं आज से कभी बत्तखें नहीं पकड़ूंगा और ना ही कभी इतनी बड़ी बड़ी गप्पे हाँकूंगा। अब खरगोश को उसके बातूनीपन का सबक जो मिल चुका था। गोल्डन रैट हाउस। बहुत दिन पहले सुल्तानपुर नाम के एक शहर के लोग वहां पर चूहे ज्यादा होने के कारण बहुत परेशान थे। किसान का सारा फसल नाश कर रहे थे। चूहे नए नए फसल को जाकर कुछ ही दिन में खराब कर देते थे। कुछ किसान जाकर अपने सरपंच को शिकायत किया। तभी एक दिन चुलबुल पांडे करके एक चूहे पकड़ने वाला सुल्तानपुर में आता है। चूहा पकड़ता हूँ, चूहा पकड़ता हूँ, जितना भी बड़ा हो या जितना भी ज्यादा हो, चूहा पकड़ता हूँ। उसको सुनकर सरपंच गिरीश ने उसको बुलवाया और ऐसा बोला, अरे ओ चुलबुल पांडे, हमारे गांव में चूहे बहुत ज्यादा हो गए हैं। अगर तुम उन सबको पकड़ोगे तो मैं तुम्हें चूहे का 50 रुपए दूंगा। एक चूहे के लिए 50 रुपए? ठीक है साहब, मुझे बस 2 दिन दीजिए, मैं सब चूहों को पकड़ूंगा। ऐसा बोलकर सिर्फ 2 ही दिन में चुलबुल सारे चूहों को पकड़ता है, गिरीश के यहाँ लेके आता है। तभी सरपंच, अरे वाह चुलबुल पांडे, बहुत अच्छा काम किया रे, ये लो तुम्हारा 50,000 रुपए। अब तुम इन चूहों को कहीं दूर ले जाकर मार देना, ठीक है? गिरीश की बात सुनकर चुलबुल पांडे सोच में पड़ जाता है। अरे ओ चूहों, मैं आपको कैसे मार सकता? आप ही की वजह से मैंने 50,000 रुपए कमाया है। मैं आपको कहीं दूर ले जाकर वहां पर छोड़ देता हूं। आप किसी को तकलीफ किए बिना आराम से खाओ और जियो। ऐसा सोचकर चुलबुल ने सारे चूहों को गांव से दूर ले जाकर छोड़ देता है। ये उसी गांव का एक आदमी देख लेता है और आकर सरपंच गिरीश को बोल देता है। तभी सरपंच और गांव के लोग चुलबुल पांडे की घर आते हैं और उसको पकड़कर बहुत पीटते हैं। चुलबुल की बात को नहीं सुनते हैं, उसकी घर को भी तोड़ देते हैं। अभी चुलबुल के पास रहने के लिए भी कुछ नहीं था। तभी रोते हुए चुलबुल पांडे ने, हे भगवान, ये क्या किया तुमने? मैंने उन चूहों की जान बचाने के लिए ऐसा किया है, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। अब मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तभी चूहों का भगवान एक चूहे के रूप में प्रत्यक्ष होकर ऐसा बोलते हैं, उदास मत हो चुलबुल, मैं तुम्हें एक विशाल चूहे की आकार में सोने का घर देता हूँ, उसी में तुम रहो। उस चूहे की मुंह से तुम्हें जब चाहिए सोने के सिक्के मिलेंगे, उनसे तुम खुशी से रहना। और देखते ही देखते एक विशाल सोने का चूहा का घर आ जाता है। सभी गांव के लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं और चुलबुल उसके सामने जाते ही सोने के सिक्के उसके मुंह से निकलते हैं। उन सिक्कों को उसी गांव के लोगों में बांटकर अपना काम करते हुए खुशी खुशी से रहने लगता है। एक गांव में लालाराम नाम का एक सेठ रहता था। वो बहुत ही कंजूस था, लेकिन उसके शौक बहुत बड़े बड़े थे। उसका एक सबसे बड़ा शौक था कि वो एक बहुत बड़ा महल बनाए, जिससे कि उसके इलाके में उसकी इज्जत और बड़ी हो जाए। इसके लिए उसने अपने पास काफ़ी पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया और साथ ही महल बनाने के लिए एक अच्छे कारीगर और ठेकेदार को ढूंढना भी शुरू कर दिया। पास ही के गांव में चंदू नाम का एक भवन निर्माण करने वाला ठेकेदार रहता था। वो बहुत ही अच्छे मकान बनाया करता था। उसके पास कारीगरों की बहुत अच्छी टीम थी। लालाराम एक दिन चंदू के पास गया। अरे भाई चंदू, तुम्हारा बहुत नाम सुना है हमने, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? अरे जी हाँ सेठ जी, बताइए क्या काम है? भाई एक मेरे लिए छोटा सा महल बनाना है, अब बना पाओगे तुम? हाँ सेठ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है भाई, आ जाओ फिर गांव में। सेठ लालाराम चंदू को मकान बनाने की पेशगी देकर अपने घर वापस चले जाते हैं। 2-3 दिन के बाद ही चंदू अपने कारीगरों को लेकर लालाराम के घर पहुंच जाता है।
और लाला राम उन्हें लेकर उस जगह जाते हैं जहाँ पे कि महल बनाना था। भवन निर्माण के लिए पूजा पाठ करने के बाद चंदू मकान बनाने का काम शुरू कर देता है। एक दिन वो सेठ के पास जाता है। अरे चंदू, आओ आओ, कैसे आना हुआ? सेठ जी, महल का ढांचा खड़ा हो गया है। आप कह रहे थे ना वो बेशकीमती पत्थर लगाने के लिए, तो वो पत्थर दे दीजिए ताकि मैं पत्थर लगाने का काम शुरू कर सकूं। सेठ लाला राम अपने नौकर श्यामू को आवाज लगाकर कहते हैं, अरे श्यामू भाई, इन्हें वो पत्थर तो दे दो। सेठ लाला राम का नौकर श्यामू सारे के सारे कीमती पत्थर लेकर महल वाली साइड पर पहुंच जाता है और वो सारे पत्थर चंदू और उसके कारीगरों के सुपुर्द कर देता है। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो लोग वहां आते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां से सारे पत्थर चोरी हो गए थे। चंदू भागता हुआ जाकर सेठ लाला राम को सारी बात बताता है। चंदू की बात सुनकर सेठ लाला राम गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, देखो चंदू, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने पत्थर तुम्हें दिए थे, अब तुम्हें ही पत्थर लाने पड़ेंगे। तुम कहीं से भी पत्थर लाओ और मेरे महल का काम खत्म करो। चंदू वहां से मायूस होकर चला जाता है और सोचते सोचते वो कब जंगल में पहुंच जाता है उसे पता भी नहीं चला। लेकिन जंगल के बीचों बीच चंदू हैरान रह जाता है कि एक पेड़ के अंदर से रोशनी आ रही थी। चंदू जब उस पेड़ के पास जाकर देखता है तो और भी हैरान होता है, क्योंकि वो सारे बेशकीमती पत्थर उसी पेड़ के अंदर छुपा कर रखे थे और वहाँ दो आदमी बैठकर बात कर रहे थे। अरे श्यामू, हमारे सेठ जी तो बड़े चालू निकले। अपने पत्थर खुद ही चोरी करवा दिए और इल्जाम बेचारे चंदू ठेकेदार पे डाल दिया ताकि सारा काम मुफ्त में हो जाए। अब चंदू को सारा माजरा समझ आ गया था। वो अपने सारे कारीगरों को बुलाकर श्यामू और उसके साथी की पिटाई करता है और सारे पत्थर ले जाकर वापस महल में रख देता है। सारे पत्थर महल वाली जगह रखवाने के बाद चंदू श्यामू को लेकर लाला राम के घर पहुंचता है। लाला राम उन दोनों को देखकर हैरान रह जाता है। तब चंदू उससे कहता है, सेठ जी, मुझे आपकी सारी करतूत का पता चल गया है। अब आपको मुझे डबल पैसे देने होंगे, वरना मैं आपकी सच्चाई सारे गांव वालों को बता दूंगा और आपकी बहुत बदनामी होगी। और इस तरह सेठ लाला राम की चालाकी उन पे ही भारी पड़ जाती है और वो चंदू को डबल पैसे देते हैं। लेकिन चंदू उनका महल बहुत अच्छे से बनाता है कि कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। लालची बिल्ली। काकू सुनार के घर में यूं तो बहुत सारे जानवर थे। एक तोता था, एक बिल्ली थी, एक कुत्ता था और एक गधा भी था। 2-3 बकरियां भी काकू सुनार ने रखी हुई थी, मगर सबसे प्यारी उसे अपनी बिल्ली थी। वो सुबह शाम बिल्ली को दूध पिलाता था। बिल्ली दूध पी पी कर बहुत मोटी तगड़ी हो चुकी थी, मगर उसका स्वभाव बहुत लालची था। अपना खाना पीना करने के बाद भी वो बाकी जानवरों की थाली में हमेशा देखती और कुछ न कुछ खाने की हमेशा कोशिश करती। एक दिन उसे तोते ने कहा, अरे अरे बस करो, मेरी सारी मिर्चें तुम ही खा जाओगी क्या? कितना दूध पीती हो, दिल नहीं भरता तुम्हारा? तुम्हें कोई पूछता तक नहीं तोते। लाला जी सिर्फ मुझे चाहते हैं, अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो नौकर देते हैं। बिल्ली को इस बात का बहुत घमंड था कि लाला उसे बहुत प्यार करता है। एक दिन उसने बकरी का खाना चुराकर खाना शुरू कर दिया। अगले दिन उसने तोते का खाना चुराया। उसका वजन अब 2 गुना बढ़ चुका था। लाला बहुत परेशान था। एक दिन लाला ने डॉक्टर को बुलाया और पूछा, डॉक्टर साहब, मेरी बिल्ली का वजन बढ़ता ही जा रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? तभी लाला जी की पत्नी घर के अंदर से आती हैं और डॉक्टर से कहती हैं, डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है ये बिल्ली सबका खाना खा जाती है। कभी यहाँ खड़ी मिलती है तो कभी वहाँ। इन्होंने तो इसे सर पर चढ़ा रखा है। ये बहुत लालची है। आप जरा इसकी जांच तो कीजिए। डॉक्टर जांच करते हैं और बिल्ली के ज्यादा खुराक लेने के कारण वो मोटी हो रही है, ये बात वो लाला जी को बताते हैं। तो क्या इन सभी बकरियों का खाना ये खा जाती है? ये तो बहुत गलत बात है। तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम्हें तो मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ, दूध भी पिलाता हूँ। ये गलत किया तुमने। बिल्ली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी लाला जी की पत्नी उससे कहती है, सुनरी, तू इतनी खूबसूरत है इसीलिए हमारे घर में है, मगर तेरा व्यवहार बहुत ही कपटी है। अपने लालच को छोड़
और सबके साथ मिलकर रहे। जैसा भूख लगे वैसा खा, नहीं तो बीमार भी पड़ेगी और जान से हाथ धोना पड़ेगा, समझ गई? बिल्ली अपनी गलती समझ चुकी थी। अब वो चुपचाप जाकर लाला जी के पैरों के पास बैठ जाती है और कहती है, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी लाला जी, मैं वादा करती हूँ। लाला जी खड़े हो जाते हैं और सभी पशु पक्षियों को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और कहते हैं, मैं सबसे बराबर का प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्ली ही मुझे पसंद है, तुम सब मुझे बहुत प्यारे हो। ऐसा कहकर लाल और उसकी पत्नी घर के अंदर चले जाते हैं और बिल्ली सबसे माफी मांगती है और खुशी खुशी सबके साथ रहने लगती है। चांदपुर गांव में प्रवेश नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो गांव में लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर किया करता था। प्रवेश इतना गरीब था कि उसके पास गांव में रहने के लिए घर भी नहीं था। गांव में सभी लोग उसे रोटी और कपड़ा तो दिया करते थे, लेकिन रहने के लिए कोई उसे मकान नहीं दिया करता था, ना ही उसे कोई गांव में रुकने देता था। इसीलिए वो गांव के बाहर तालाब के पास एक झोपड़ी बनाकर रहता था, क्योंकि उस तालाब के पास गांव का कोई आदमी नहीं जाता था। सब लोग उस तालाब में रहने वाले एक बहुत बड़े सांप से डरा करते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि वो सांप तालाब के पास जाने वाले हर जीव को खा जाता है। प्रवेश भी वहाँ पे डर डर कर रहने लगा, लेकिन वो वहाँ झोपड़ी बनाने के बाद सबसे पहले तालाब में पूजा करने गया। हे तालाब में रहने वाले नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, कृपया मुझे यहाँ तालाब के पास झोपड़ी बनाकर रहने दो। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप मेरी रक्षा करो और समय आने पर मैं आपके लिए जो हो सके वो करूँगा। प्रवेश के ऐसा कहते ही तालाब में से एक बहुत बड़ा सांप बाहर निकला और वो अपना फन फैलाकर प्रवेश के सामने खड़ा हो गया। प्रवेश की धड़कनें रुकने लगी थी, लेकिन तभी वो सांप जैसे तालाब से बाहर आया था वैसे ही तालाब में वापस चला गया। ये देखकर प्रवेश ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और इस तरह प्रवेश वहाँ तालाब के पास झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वो दिन भर गांव में काम करता और शाम को आकर अपनी झोपड़ी में रहने लगता। कई साल ऐसे ही बीत गए, लेकिन एक दिन प्रवेश हैरान होकर देखने लगा कि उस तालाब के पास काफ़ी सारे लोग इकट्ठे थे। कई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी वहाँ थी और गांव के सरपंच भी वहाँ थे, जो एक आदमी से कुछ कह रहे थे। अरे इंजीनियर साहब, यही है वो तालाब जहाँ पे बहुत बड़ा सांप रहता है। अब यहाँ से सड़क बनानी है तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। ये बात सुनते ही प्रवेश समझ गया कि जो गांव के पास से सड़क बननी थी वो इस तालाब के पास होकर गुजरेगी। तभी वहाँ खड़े एक बहुत बड़े इंजीनियर ने कहा, अरे सरपंच जी, आप फिक्र मत कीजिए, ऐसे सांपों को तो हम 2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कुचल के रख देंगे इस नाग को। ऐसा सुनते ही प्रवेश वहाँ आया और वो हाथ जोड़कर सरपंच और इंजीनियर से कहने लगा, अरे साहब, आप सांप को मारिए मत, वो कुछ नहीं कहेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इस सांप को यहाँ से लेकर कहीं चला जाऊँगा। अगर आप कहें तो मैं पास वाले जंगल में चला जाऊँगा, आप उसे मारिए मत। अरे अरे रुको रुको, कौन हो तुम? सरपंच ने प्रवेश के बारे में सभी लोगों को बताया। सरपंच की बात सुनकर फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम ऐसा करते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो सांप जंगल में बड़े आराम से रह सकता है, अगर चाहो तो तुम भी उसके साथ रह सकते हो। प्रवेश ने हाथ जोड़कर नाग देवता का ध्यान किया। नाग देवता प्रणाम, आपने सब सुन ही लिया होगा। अब हमारा यहाँ से जाने का समय आ गया है। नाग देवता, आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। और सांप प्रवेश के पीछे पीछे एक छोटे बच्चे की तरह जंगल में चला गया। सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए। अब प्रवेश और सांप जंगल में अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे और गांव की तरक्की का रास्ता, वो सड़क भी बड़े आराम से बन गई। इसीलिए कहते हैं ना कि प्यार से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। काला पिज्जा। कुछ साल पहले की बात थी। धर्मा करके एक आदमी था। उसका एक कैफे था, धर्मा कैफे। उसमें वह तरह तरह के पफ, समोसे, केक्स, ड्रिंक्स और कॉफ़ी भी बेचता था। उसका कैफे बहुत मशहूर था। सभी लोग वहाँ के स्वाद पसंद करते थे। कुछ साल तक
उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन हाल ही में उसके यहाँ ग्राहक आना कम हो गए थे। तभी धर्मा ने उसके बेटा दीपक को बुलाया और ऐसा बोला। बेटा दीपक, तुम देख ही रहे हो कि इस गांव में और हमारे गली में भी 2-3 नए कैफ़े खुल चुके हैं। इसी कारण हमारे कैफ़े का आमदनी कम हो चुका है। अभी हम लॉस में चल रहे हैं। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करूं। पिताजी, अभी आप इस कैफे को नहीं संभाल सकते। मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। दीपक अपने पिताजी को ऐसा बोलकर एक बहुत बड़ा काम अपने सर पे ले लिया। फिर दीपक सोच में पड़ जाता है। वह अपने कैफे में पूरी तरह बदलाव लाने की सोचता है। उसने तुरंत अपने दोस्त को बुलाकर सारे इंटीरियर्स को बदलने के लिए बोला। यार शेरू, मैं अपने कैफे में नया इंटीरियर बनाना चाहता हूँ ताकि उसको देखकर मेरे ग्राहक बढ़ सकें। ठीक है यार, वो तो आसानी सी बात है। थोड़े से ब्राइट कलर्स डालेंगे और लाइटिंग भी अच्छा लगाएंगे। देखना, तुम्हारा कैफे 5 स्टार होटल जैसा दिखेगा। जैसा उसने सोचा ऐसा ही हुआ। कैफे का सारा लुक दीपक और शेरू मिलकर बदल डालते हैं, लेकिन उसके कैफे के सेल्स में कुछ खास बदलाव नहीं आती। तभी एक दिन दीपक मुंह लटकाकर घर आया। उसको उदास देखकर धर्मा जी ने पूछे। क्या हुआ बेटा, आज तुम बहुत उदास दिख रहे हो। क्या करूं पिताजी, मैं अपने कैफे में बहुत कुछ बदल डाला, लेकिन फिर भी सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। बेटा कुछ ऐसा करो, एक अनोखी नया पकवान को शुरू करो जो सिर्फ हमारे कैफे में ही मिले, ताकि लोग उसे खाने के लिए भागते हुए आएं। पिताजी का बात मानकर दीपक इंटरनेट पे खोज शुरू किया। तरह तरह के डिशेस देखने लगा, लेकिन उसकी नज़र एक ब्लैक पिज्ज़ा पर पड़ती है। दीपक उस ब्लैक पिज्ज़ा को अपने कैफ़े में शुरू करना चाहा। जब से कैफ़े में ब्लैक पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लैक पिज़्ज़ा दिखने में काली है लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। गांव में और शहर के लड़के लड़कियां, नौजवान उस ब्लैक पिज़्ज़ा को खाने के लिए आने लगे। दीपक भी ब्लैक पिज़्ज़ा के तस्वीरें कैफ़े के चारों तरफ लगा देता है। कुछ ही दिन में उस ब्लैक पिज़्ज़ा की वजह से लाखों रुपए कमाने लगता है। फिर एक आदमी आकर दीपक से बोला। अरे दीपक बेटा, तूने फिर से अपने पापा की कैफे को खोया हुआ वैभव लेके आया है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। मुर्गी का अंडा और बत्तख की कहानी। एक छोटे से तालाब के पास बहुत सुंदर सुंदर कुछ मुर्गियां रहा करती थीं। पानी के अंदर तालाब में बहुत सी बत्तखें खेला करती थीं। वहीं पर वो अपना जीवन बसर करती थीं। एक बत्तख माँ बनने वाली थी। वो अपना बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उसने देखा कि उसी की तरह एक मुर्गी भी माँ बनने वाली है। बत्तख ने जाकर मुर्गी से बात की। सुनो बहन, क्या तुम भी माँ बनने वाली हो? कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम्हें देखकर लगा तुम भी मेरी तरह बहुत जल्द माँ बनने वाली हो, तो सोचा तुम्हारी खबर ले लो। मुर्गी बत्तख की ये मीठी मीठी बातें सुनकर बहुत खुश हुई। मुर्गी उसके पास आती है और कहती है, हाँ हाँ, मैं भी माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर रहना इतना अच्छा लगता है कि और कहीं जाने का जी ही नहीं करता। यहाँ हवा है, पेड़ है, पानी है, और आज तुमसे दोस्ती करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहन। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। जल्दी ही हमारे बच्चे हो जाएंगे। क्यों, क्या कहती हो? मुर्गी की बात सुनकर बत्तख कहती है, हाँ बहन, आजकल मौसम बहुत सुहावना है। हम दोनों अच्छे अच्छे विचारों की बातें करेंगे ताकि हमारे बच्चों पर उसका अच्छा असर हो। अब धीरे धीरे हर रोज बातें करने के कारण बत्तख और मुर्गी के बीच में बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी। एक दिन अचानक मौसम बहुत बिगड़ गया। तेज पानी का तूफान आया। इतनी तेज बाढ़ थी कि पूरा तालाब गंदे पानी से भर गया और बहुत ज्यादा पानी आने के कारण बत्तख खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। बत्तख मदद के लिए पुकारने लगी। बचाओ, बचाओ, कोई है, कोई है।
मुर्गी उसे देख लेती है और उसकी मदद करने के लिए भागती है। बहन, मैं आ रही हूँ तुम्हारी मदद के लिए। जैसे तैसे मुर्गी उसे एक डंडी देकर सहारा देती है और बत्तख किनारे तक आ जाती है। तेज पानी को देखकर मुर्गी और बत्तख हैरान रह जाते हैं। न जाने कितनी ही बत्तखें उस बाढ़ के पानी में बह गई थी। हाय राम, आज तुम ना होती तो मैं अपने बच्चों के साथ मर ही चुकी थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सहेली। कैसी बातें करती हो? आओ थोड़ा आराम करते हैं। 1-2 दिन की बात है, बहुत जल्द पानी ठीक हो जाएगा और फिर तुम दोबारा अपने तालाब में रहने लगना। जैसा मुर्गी ने कहा था वैसा ही होता है। 2-4 दिन के बाद फिर से तालाब में पानी पहले जैसा हो जाता है। बत्तख अपने पानी में चली जाती है और कुछ ही दिनों में उसके बहुत सारे नन्हे नन्हे बच्चे हो जाते हैं जिन्हें वो तैरना सिखाती है। और उस तरफ मिट्टी के पास पेड़ के नीचे मुर्गी भी अपने अंडे दे देती है और हर रोज उनके ऊपर बैठकर बत्तख से बातें करने लगती है। अब दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते और जंगल की प्रकृति का आनंद लेते।